हेलो गाइस, मैं प्रदीप कुदवाल आपको स्वागत करता हूं विश्वकर्मा एजुकेटर्स में। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और तापमान। तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, ऊष्मा के रूप कौन कौन से होते हैं, ऊष्मा और तापमान में क्या डिफरेंस है, इनकी क्या इकाइयाँ हैं, इनको कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या इनके इक्विपमेंट हैं मेजर करने के। ठीक है, तो पहला जो हम बेसिक पार्ट है ऊष्मा। ऊष्मा हम देखें, ऊष्मा क्या है? ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। सिंपल सी बात है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी इकाई आपके जूल होती है। इकाई क्या होती है? जूल। आपके कार्य है, आपके ऊर्जा और ऊष्मा, इन तीनों की इकाई जूल होती है। ठीक है, अब इसकी और भी इकाई आती हैं जो है आपकी कैलोरी। कैलोरी, अब कैलोरी क्या होता है देखें आप कि 1 ग्राम पानी का तापमान, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं कैलोरी। यानी कि 1 ग्राम पानी है और उसका टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें जितनी हमें ऊष्मा चाहिए उसको हम कहेंगे कैलोरी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास 2 और यूनिट आती हैं। पहली आपकी आती है CHU, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। CHU मतलब सेंटीग्रेड हीट यूनिट। नंबर 2 पे आपके आता है BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो आप देखें यहाँ पे CHU क्या होता है? CHU होता है कि 1 पाउंड पानी का तापमान, 1 पाउंड पानी का तापमान अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे CHU कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? CHU। 1 पाउंड पानी है, उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया हमने, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, तो वहाँ पे जो हमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी हमें ऊष्मा चाहिए उसको हम कहते हैं सेंटीग्रेड हीट यूनिट, CHU। अब आप यहाँ देखें, एक आपके पास जो कैलोरी होती है, एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है, जिसको हम जनरली लेके चलते हैं 4.20 जूल। 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, जो कि हम लेके चलते हैं जनरली 4.20 जूल। ठीक है, अब हमें यहाँ देखना है कि एक CHU में कितना कैलोरी होता है, एक CHU में कितना कैलोरी होता है। तो आप देखें, एक CHU बराबर जो होता है आपके, जो होता है 453.6 कैलोरीज, 453.6 कैलोरी होता है एक CHU में। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पे BTHU में क्या होता है। BTHU में हमें पानी लेना है 1 LBS और हमें तापमान बढ़ाना है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी वही है 1 पाउंड, तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाना है। डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का है। यहाँ टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, जबकि यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक BTHU बराबर जो होता है, एक BTHU जो होता है वो होता है आपके 252 कैलोरीज, 252 कैलोरीज होता है एक BTHU में। तो हमारे पास एक रिलेशन बनता है यहाँ से CHU में और BTHU में। तो आप ये देखें कि एक CHU जो होता है, आपके बड़ा कौन है यहाँ पे? आपका बड़ा है CHU। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक CHU बराबर जो होता है 1.8 BTHU, कि 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट में 1.8 ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। यानी कि अगर हम
ब्रिटिश थर्मल यूनिट को 1.8 से गुना कर देते हैं तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 CHU में। ठीक है, आपको याद रखना है, बेसिक बातें हैं सब, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे आप समझने के लिए, आपको सारी बातें याद रखनी है, बेसिक है सारी चीज़ें। ठीक है, वापिस से आप देखें, ऊष्मा है एक प्रकार की ऊर्जा जिसका इकाई होता है जूल एसआई पद्धति में, और एक इकाई होता है कैलोरीज। ठीक है, कैलोरी क्या होता है कि 1 ग्राम पानी है, उसका तापमान हमने बढ़ाया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे जितनी ऊष्मा चाहिए उसको हम बोलेंगे कैलोरीज। अब आप यहाँ देखें कि 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, 4.18 जूल होता है, जिसको हम जर्नल लेके चलते हैं 4.20 जूल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास CHU आती है, BTHU आता है, और इन दोनों का रिलेशन अभी आपको बताया है। ठीक है, आगे हमारे पास आता है तापमान, आगे हमारे पास आता है, आप एक चीज़ और याद रखें, ये जो होती है आपकी ऊष्मा, ऊष्मा को हम नापते हैं कैलोरीमीटर से। किससे नापते हैं, कैलोरीमीटर से। याद रखेंगे आप, ऊष्मा जिसके द्वारा नापी जाती है उसको हम कहते हैं कैलोरीमीटर। ठीक है, याद रखना है, कैलोरीमीटर से ऊष्मा को नापा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं तापमान की ओर। तापमान क्या है, तापमान जो होता है वो आपके एक प्रकार की क्या है, अवस्था है, ऊष्मा की अवस्था है तापमान, जो क्या हमें बताता है कि वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है। ठीक है, आपको याद रखना है बस, तापमान, तापमान जो होगा ये क्या होता है, तापमान होता है ऊष्मा की अवस्था, ऊष्मा की अवस्था, ऊष्मा की अवस्था होती है, उसी को हम बोलते हैं तापमान। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ओके, उसके बाद आपको याद रखने वाली बात है, इसकी इकाई है, इसकी इकाई होती है, जो इसकी इकाई है डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसके बाद डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री र्यूमर और केल्विन। आप केल्विन पे डिग्री नहीं लगाते हैं, केल्विन पे डिग्री नहीं लगाते हम, डिग्री लगेगी सिर्फ और सिर्फ सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और र्यूमर पे। ठीक है, नेक्स्ट बात आपको जो याद रखनी है वो है, इसको हम नापते हैं थर्मोमीटर से, थर्मोमीटर से इसको हम नापते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर क्या होता है, एक कांच का बना होता है बेलनाकार, इसमें हमारे पास द्रव रूप में एल्कोहल या पारा भरा होता है, जिससे कि हम उसका रीडिंग नाप सकते हैं। और जो ये थर्मामीटर होता है इस कांच का बना होता है, इस कांच के थर्मामीटर पे आपका रीडिंग होती है, नंबर्स होते हैं, स्केल होता है, उस स्केल से हम जो हमारा एल्कोहल और द्रव रूप में भरा होता है पारा, उससे हम रीडिंग देखते हैं और हमें टेम्परेचर का मालूम चल जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखने वाली चीज़ है कि आपके केल्विन जो होता है, आप याद रखेंगे केल्विन को अगर हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 273 में यानी डिग्री सेंटीग्रेड में आप अगर 273 ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, केल्विन। क्या बन जाएगा, केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में अगर 273 आप ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, केल्विन। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं तापमान की जो आपको याद रखनी है। वापस से देखें एक बार, ऊष्मा की अवस्था होती है तापमान, जिससे हमें ये पता चलता है कि वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है। ओके, नेक्स्ट आपके पास इकाइयाँ आती हैं, इकाइयाँ होती हैं सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, र्यूमर में और केल्विन में। आपका जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है। ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। ठीक है, तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि तापमान का ऐसा यूनिट क्या है तो आप बोलेंगे केल्विन। ठीक है, आगे चलें, अब हम इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखें, इन दोनों में हम थोड़ा एक डिफरेंस पढ़ेंगे। बेसिकली डिफरेंस क्या क्या है ऊष्मा में और तापमान में। तो आप एक साइड लिखें ऊष्मा और एक साइड लिखें आप तापमान। डिफरेंस है जहाँ तक बेसिक। ठीक है, तो आप देखें ऊष्मा, पहली बात ऊष्मा क्या है, ऊष्मा एक ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है, ऊर्जा है, जबकि तापमान क्या है, अवस्था है। तापमान क्या है, अवस्था, ऊष्मा की अवस्था है। ठीक है, नंबर 2, इसको हम नापते हैं कैलोरीमीटर से। जो आप पढ़े हैं अभी वही है, कैलोरीमीटर से नापते हैं ऊष्मा को, और तापमान को नापते हैं आप थर्मोमीटर से। ओके, आगे आपके पास आता है नंबर 3, इसकी इकाइयाँ। जो आपकी इकाई होती है ऊष्मा की इकाई जूल होती है एसआई पद्धति में, और यहाँ पे एसआई पद्धति में इसकी इकाई होती है केल्विन। केल्विन होती है, केल्विन।
ठीक है, इंक मंगाओ थोड़ा। केल्विन, और यहाँ पे थर्मोमीटर से नापते तापमान को और कैलोरीमीटर से नापते ऊष्मा को। और इकाई होती है इसकी कैलोरीज, ये आपकी इकाई होती है कैलोरीज। और यहाँ पे और भी इकाई है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री ड्यूमर, ये होती हैं आपकी और इकाइयाँ। और नेक्स्ट देखें, ऊष्मा जो है आपकी कभी भी ऊष्मा जो है आपकी जीरो नहीं होगी और ना ही आपकी क्या होगी, नेगेटिव। आपकी ऊष्मा जीरो नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती, लेकिन आपकी ऊष्मा जो है, आपकी ऊष्मा है जीरो हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तापमान आपका जो है, तापमान आपका जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ऊष्मा आपकी जीरो नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपके पास। अब आप ये देखें कि तापमान का एक रिलेशन होता है। तापमान के जो ये पैमाने हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ड्यूमर और सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट और ड्यूमर, इनमें एक संबंध आता है। वो संबंध है आपको वो संबंध याद रखना है। वहाँ से आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और यहाँ से आपके पास एक रिलेशन दे के पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सारी जो मैं बता रहा हूँ बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। ज़्यादा समझने वाली कुछ बात है नहीं, जहाँ ऐसा लगेगा ठीक है तो आपको बताया जा रहा है। तापक्रम पैमानों में संबंध, ठीक है, तो आप पहली यूनिट में इसे पढ़ भी चुके हैं, फिर से आप वापस देख लें, आपको याद होना चाहिए। वापस देखें, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इक्वल टू F-32, 180 इक्वल टू डिग्री ड्यूमर अपॉन 80 इक्वल टू K-273 अपॉन 100। ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो आप अगर इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। अगर हम जो नीचे का आपका हर है इसमें डिवाइड कर दें कितने का, 20 का चारों में, तो आप इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने 100 में डिवाइड किया, 180 में डिवाइड किया, उसके बाद 80 में किया, फिर किस में किया, 100 में किया। तो आपके पास जो नई फॉर्म आएगी वो आप देखें क्या होगा। अगर मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ तो देख क्या होगा, C अपॉन डिवाइड किया 20 का तो कितना आया 5 अपॉन -32 अपॉन 9 इक्वल टू R अपॉन 4 इक्वल टू K-273 अपॉन 5। ये आपको याद रखने संबंध भी हैं। यहाँ से आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और आपके पास कोई भी एक संबंध दे लेगा और पूछ लेगा कि इन दोनों में से कौन सा सही है, या ये दोनों दे देगा या फिर ये दोनों दे देगा, कोई भी, ये सारे बराबर हैं। ठीक है, इनके पूछ लेगा कि आप इसके बराबर कौन है, इसमें कुछ चेंज करके आपके पास ऑप्शन में मिल जाएगा। जिसको ये पता होगा अच्छे से तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। आगे आपको आता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है? थर्मोमीटर जो है आपका तापमान मापने का एक यंत्र होता है जो कांच का बना होता है। उसमें आप द्रव रूपी पारा और एल्कोहल काम में लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ बेसिक है, आपको याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा देखें आप, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो होती है कि किसी वस्तु की इकाई मात्रा का तापमान, किसी वस्तु की इकाई मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। कि इकाई जो है मात्रा लेनी है, आपको किसी वस्तु की इकाई मात्रा लेनी है,
और वो इकाई मात्रा जो है उसका तापमान आपको बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसको हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। उसको हम लिखते हैं एस से। किससे लिखते हैं? एस से। ठीक है, इकाई मतलब आप 1 kg लें, 1 ग्राम लें, ये आपकी इकाई होता है। इकाई मतलब कि 1 लेना है आपको, 1 किलो लें, 1 ग्राम लें, 1 पाउंड लें, जो भी आप लेना चाहें हैं। लेकिन आपको तापमान याद रखना है, तापमान आपको बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम लिखते किससे हैं? एस से। ठीक है, अब यहाँ से एस का एक फॉर्मूला आता है, एस बराबर होता है Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। आपका जो Q है ये ऊष्माधारिता है, आपका M जो है ये मास है, आपका डेल्टा T जो है तापांतर है। यानी कि हमें यहाँ ताप बढ़ाना है और जो पहले था उन दोनों का डिफरेंस है। मानो पहले तापमान मेरा 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, जिसका यानी पानी लिया मैंने 1 ग्राम, 1 kg लिया पानी, 1 kg मैंने पानी लिया, 1 kg पानी का तापमान मैंने देखा पहले कितना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन मैंने उसको जब बढ़ाया 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो कितना हो गया 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आपको लेना है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका डेल्टा टी में। ओके, ये आपके पास मास है, जितना आप ले रहे हैं, 1 kg ले रहे हैं, 1 ग्राम ले रहे हैं, 1 पाउंड ले रहे हैं, वो चीज़ है, ये आपके पास ऊष्माधारिता है। ठीक है, अगर मैं लिखूं कि 1 kg पानी है, 1 kg पानी है, उसका तापमान मैंने बढ़ाया कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान कितना बढ़ाया 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से जो आपकी विशिष्ट ऊष्मा होगी वो कैसे होगी वो आप देखें। देखो, आपकी जो ऊष्मा होगी ये आपकी ऊष्मा है। ठीक है, ये आपकी किस में होगी? कैलोरीज में। ठीक है, तो आप ये होगी कैलोरी में, कैलोरी। एम आपका होगा केजी में लिया है यहाँ पे, और टेम्परेचर किस में लिया है? डिग्री सेंटीग्रेड में। ये आपकी क्या होगी? यूनिट होगी। ध्यान रखेंगे आप, यूनिट। अगर हम इस यूनिट को और बड़ा करें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं किलो कैलोरी अपॉन केजी और डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको हम और चेंज कर सकते हैं। जो कैलोरी होती है आपको पता है, 1 कैलोरी में 4.20 जूल वो होता है, जूल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? 4.2 किलो जूल अपॉन केजी डिग्री सेंटीग्रेड। आप यहाँ टेम्परेचर केल्विन में लें चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लें, ये वाला कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम बात है। देखें आप, मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने 1 ग्राम पानी का तापमान 20 था डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको मैंने बढ़ा के कितना कर दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से तापांतर क्या होगा? 30 माइनस 20 बराबर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। ठीक है, अगर मैं यही बात कहाँ ले हूँ? कैल्विन में। तो कैल्विन में क्या हो जाएगा? इसमें हम 273 प्लस कर दें, कैल्विन बन जाएगा 273 प्लस 20, और वो करें फिर यहाँ से 273 प्लस 30। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे? डिफरेंस निकालने के लिए वही करेंगे, 273 प्लस 20 माइनस 273 प्लस 30। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? 273 प्लस 20 माइनस 273 माइनस 30। ठीक है, आपको ये आगे रखना है, ये पीछे रखना है। सॉरी, आप बड़े में से छोटा घटाएंगे हमेशा, तो यहाँ 30 लेना है और यहाँ आपको लेना है 20। ये 30 और यहाँ पे 20, तो ये से आप 273 से कैंसिल हो जाएगा। 30 में से 20 गया तो कितना आएगा? 10 ही आएगा, 10 केल्विन आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ 10 केल्विन है और 10 सेंटीग्रेड है, यूनिट दोनों की अलग अलग, लेकिन जो क्वांटिटी है वो आ रही है आपकी सेम आ रही है। 10 यहाँ पे आ रहा है और 10 यहाँ पे। तो आप ये यूनिट याद रखेंगे। बड़ी के लिए अगर किलो जूल में लिखना है तो ये लिखेंगे, नहीं आप यूनिट यहाँ से लिख सकते हैं, किलो कैलोरी। ठीक है, या कैलोरी पर केजी सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद हमें एक याद रखना है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है सर्वाधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। अलग अलग पदार्थों के लिए विशिष्ट ऊष्मा भी आपकी अलग अलग होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं हम। आपके पास
नया टॉपिक लेके। तो जैसे कि आपको पता है ये चीज़ें बेसिक हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, उम्मीद करता हूँ। बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट हैं ये चीज़ें। प्रश्न आते हैं, थ्योरेटिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल से भी आते हैं, ठीक है। आगे आपके पास आता है ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता यानी कि ऊष्मा को धारण करने की क्षमता, ऊष्मा को धारण करने की क्षमता होती है ऊष्माधारिता। इसको हम लिखते हैं Q से। किससे लिखते हैं? Q से लिखते हैं, ठीक है। और विशिष्ट ऊष्मा को हमने किससे लिखा था? S से, ठीक है। Q से लिखते हैं ऊष्माधारिता को। ये होती है कि ऊष्मा को धारण करने की क्षमता। यहाँ पे क्या लिखना है कि यहाँ पे होता है किसी वस्तु की कुल मात्रा का तापमान। कुल मात्रा का तापमान हमें बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस तापमान को बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए हमें, उसी को हम कहते हैं ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा जो है, इन दोनों में डिफरेंस देखो एक बार। यहाँ पे मात्रा लेनी है कुल, मात्रा कितनी लेनी है? कुल लेनी है यहाँ पे। और यहाँ पे मात्रा लेनी है इकाई मात्रा। ये डिफरेंस है सिर्फ। यहाँ पे मात्रा टोटल मात्रा लेनी है और यहाँ पे लेनी है यूनिट, इकाई मात्रा। ऊष्माधारिता में हम इकाई मात्रा लेते हैं, विशिष्ट ऊष्मा में हम विशिष्ट ऊष्माधारिता में हम कुल मात्रा लेते हैं, जबकि विशिष्ट ऊष्मा में हम मात्रा लेते हैं इकाई मात्रा। दोनों में सेम चीज़ क्या है? हमें तापमान यहाँ भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है यहाँ भी, और यहाँ भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही हमें तापमान बढ़ाना है। तो कुल मात्रा में एक टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितना ऊष्मा हमें चाहिए, उसको हम कहते हैं ऊष्माधारिता, ठीक है। यहाँ विशिष्ट ऊष्मा देखें एक बार, यहाँ इकाई मात्रा लेनी है और तापमान बढ़ाना है 1 सेंटीग्रेड। तो उसमें जितनी ऊष्मा चाहिए उसको आप कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। अब हमें जो Q बराबर, आपने अभी फॉर्मूला देखा S बराबर Q M डेल्टा T। तो यहाँ से Q का हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर M S डेल्टा T। ये आपको याद रखना है। Q बराबर M मास, S आपकी विशिष्ट ऊष्मा और T यानी कि तापांतर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ऊष्माधारिता होती क्या है? ऊष्मा को धारण करने की क्षमता अलग अलग होती है। जो पदार्थ जितना अधिक मोटा होगा उसमें ऊष्मा धारण करने की क्षमता उतनी अधिक होगी, ठीक है। आगे हमारे पास आता है जल तुल्यांक। क्या आता है? जल तुल्यांक। जल तुल्यांक क्या होता है आप देखें। जल तुल्यांक को किससे लिखते हैं, क्या होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जल तुल्यांक क्या होता है? जल तुल्यांक जो होता है वो सुने, यह पानी की वह मात्रा होती है, यह पानी की वह मात्रा होती है जिसका तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए उतनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितने की किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें चाहिए। मतलब सुने कि ये मेरे पास कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है कोई भी, ठीक है। उसका मैंने m मात्रा ले लिया, m मात्रा मैंने ले ली। यहाँ पे पानी लेना है। अब हमें ये देखना है कि m मात्रा जो हमने ली है उसका तापमान हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया। उस तापमान बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट चाहिए, कितनी हमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़ी, उसको हम तो उतनी ही मात्रा हमें पानी की चाहिए, उतनी ही मात्रा हमें किसकी चाहिए? पानी की चाहिए। तो वही आपकी क्या है? जल तुल्यांक। क्या है? जल तुल्यांक। इसको हम लिखते किससे हैं? W से, वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है। फिर सुने, यह पानी की वह मात्रा होती है जिसका तापमान
1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उतनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी कि किसी पदार्थ की मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। यानी जितनी ऊष्मा हमें यहाँ चाहिए वही ऊष्मा हमें यहाँ चाहिए। अब वो ऊष्मा कितने पानी के लिए पर्याप्त है, वो पानी की मात्रा हमें निकालनी है। और वही पानी जो होता है, पानी की मात्रा होती है जल तुल्यांक। ठीक है, अब यहाँ से इसका एक फॉर्मूला आता है, जल तुल्यांक बराबर होता है W बराबर m इंटू एस। डब्लू बराबर क्या होता है, W बराबर m इंटू एस। आपको याद रखना है, m मास और ये आपकी विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, सब कुछ पता होगा, ये मास है और ये क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, आगे हमारे पास आता है पायरोमीटर। आगे हमारे पास क्या आता है, पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है, आपने सुना भी नहीं होगा अभी तक, नया वर्ड है आपके लिए। तो पायरोमीटर क्या होता है, देखें, जो ये पायरोमीटर है, पायरोमीटर जो होता है ताप को मापने का एक यंत्र होता है, पैमाना होता है, ताप को नापते हैं। डिफरेंस क्या है, इसको हम हाई जो टेम्परेचर है उसके लिए यूज करते हैं, उच्च तापमान मापने के लिए काम आता है। ये क्या होता है, उच्च तापमान, उच्च तापमान मापने के काम आता है। उच्च तापमान मापने का काम आता है पायरोमीटर। इससे हम 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का तापमान भी नाप सकते हैं। कितने का, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान इससे हम नाप सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे इसकी जरूरत क्यों पड़ी भैया। तो देखो, आपका जो वो है थर्मामीटर, वो आपको ये तापमान नाप के नहीं देगा, वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ज़रूरत पड़ी पायरोमीटर जैसे यंत्र की। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक विद्युत सर्किट होता है, ठीक है, जिसमें एमीटर लगा होता है, और उसमें एक तरफ ये होता है, एक साइड क्या होता है, एक निब होती है। उस निब को हम क्या करते हैं, जिसका हमें टेम्परेचर नापना होता है उसके पास ले जाते हैं, उसके पास ले जाते हैं। और यहाँ पे हमें क्या होती है, एक मार्किंग लगी होती है यहाँ पे, ये नीडल होती है, और ये आपको ये जो चीज़ है, ये आपको जिसका टेम्परेचर माना, ये भट्टी है, इस भट्टी को मुझे टेम्परेचर नापना है, तो आप इसके पास ले जाएंगे, इसको इसके पास ले जाएंगे। तो यहाँ पे एक अमीटर लगा होता है। ठीक है, तो ये आपको, ये नीडल है जो आपको टिल्ट करेगी और आपको जो तापमान है वो बता देगी। ठीक है, ये होता है आपका पायरोमीटर। पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र होता है। इसके द्वारा हम 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप भी माप सकते हैं। ठीक है, उसमें विद्युत उपकरण लगा होता है, सर्किट लगा होता है। एक बात और याद रखनी है इसमें, यह ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम वस्तु को बिना टच किए भी तापमान ज्ञात कर सकते हैं, बिना टच किए भी वस्तु का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है पायरोमीटर में और कंपैरिजन करना है थर्मामीटर में। ठीक है, तो पायरोमीटर लिखें एक साइड लिखे थर्मामीटर, हेडिंग डालें आप। तो ये क्या, पहली बात उच्च ताप माप होता है, ये उच्च ताप मापी, और ये उच्च ताप नहीं नाप सकता। ये उच्च ताप माप नहीं सकता है। ये किसका बना होता है, ये आप कॉपर वगैरह का बना होता है, जिसमें आपको क्या होता है, विद्युत उपकरण लगा होता है, विद्युत सर्किट लगा होता है। ठीक है, ये आप किसका बना होता है, कांच का बना होता है। ठीक है, इसमें आपके पास कोई द्रव नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके द्रव के रूप में पारा और क्या होता है, एल्कोहल। ये आपको 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान भी नाप सकता है, जबकि ये नहीं नाप सकता। ये चीज़ें हैं बेसिकली आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हमारे पास आपको याद रखने वाली चीज़ है कि किस किस टेम्परेचर पर कौन कौन सा पैमाना आप यूज कर सकते हैं। बेसिक चीज़ है, क्वेश्चन आता सीधा कि ये टेम्परेचर हुआ तो कौन सा आप यंत्र यूज करेंगे।
ठीक है। तो पहला है मेरे पास 0 डिग्री से नीचे अगर टेम्परेचर हमें नापना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, तो हमें कौन सा थर्मामीटर यूज करना है? गैस थर्मोमीटर यूज करना है। कौन सा? गैस थर्मोमीटर। नंबर 2 पे आता है, अगर मुझे तापमान नापना है -114 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच नापना है, तो मैं यहाँ पे एल्कोहल थर्मोमीटर यूज करूँगा। कौन सा? एल्कोहल थर्मोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 357 डिग्री तक नापना है। कितनी तक? 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक नापना है, तो मैं वहाँ कौन सा लूँगा? पारा थर्मामीटर लूँगा। अगर मुझे क्या करना है, 300 से ऊपर नापना है, और कहाँ तक नापना है? 3000 तक। 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर और कहाँ तक? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक नापना है, तो मैं क्या यूज करूँगा? पायरोमीटर, ठीक है। अब पायरोमीटर आपका कहाँ यूज होता है? पायरोमीटर जो है आपका भट्टियों वगैरह में यूज होता है, जहाँ पे आपका जो है लोहा पिघलता है, ठीक है, वहाँ चीज़ें आपके पास ये यूज होता है पायरोमीटर, ठीक है। आगे आपके पास आता है कैलोरीमीटर, तो आप इसको सुने। कैलोरीमीटर क्या होता है? कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीमीटर जो है आपका, ये एक तरह से ऊष्मा नापने का यंत्र है। आप पढ़ें कि ऊष्मा को नापते हैं कैलोरीमीटर से। ये किसका बना होता है? तांबे का बना होता है। किसका बना होता है? तांबे का बना होता है, जो कि पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा तथा जल तुल्यांक निकालने के काम आता है। पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा और जल तुल्यांक निकालने के काम आता है। क्वेश्चन आता है कि कैलोमीटर का यूज क्या होता है? तो ऊष्मा को नापने के लिए, जल का तुल्यांक निकालने के लिए, ठीक है। जल का तुल्यांक कितना होता है? सर्वाधिक होता है, ठीक है। जल का यांत्रिक तुल्यांक जो होता है वो होता है 4186, वो आपको लिखवाएंगे अभी कुछ देर में, ठीक है। तो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए, बिना स्किप किए आराम से सब कुछ बताया जा रहा है। तो हमारे पास क्या आता है? ऊष्मा संचरण, यानी कि हीट का ट्रांसफॉर्म, यानी हीट का ट्रांसमिशन, हीट कैसे संचरित होती है। तो यहाँ से हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप इसको पढ़ें अच्छे से। तो हमारे पास यहाँ क्या चीज़ आपको याद क्या रखना है? हमें ये देखना है यहाँ पे आपके पास किस किस फॉर्म में होता है, किस किस फॉर्म में होता है, कैसे कैसे ये किस किस जो है आपकी रूप में होता है, कैसे होता है। पहला आपके पास आता है ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण पहले आपका आता है चालन विधि द्वारा। कौन सा? चालन होता है, जिसको बोलते हैं कंडक्शन। आप ये भी याद रखें, कंडक्शन जो है आपके प्रश्न में, ये जरूरी नहीं कि चालन भी आए, आपके पास कंडक्शन भी आ सकता है। क्या आ सकता है? कंडक्शन। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? 2-3 चीज़ें वो याद रखनी है। इसमें क्या होता है? पहली चीज़ आपको याद रखनी है, ये ठोस में होता है। ये किस में होता है? ठोस में। किस में होता है? ये ठोस में होता है। पहली बात ठोस में होगा। नंबर 2, इसमें क्या होता है? इसमें जो है पदार्थ के कण जो हैं अपना स्थान नहीं छोड़ते। पदार्थ के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते। स्थान नहीं छोड़ते तो कैसे होता है? देखिए, ये पदार्थ के कण है भैया, इस पदार्थ को मैं गर्म कर रहा हूँ, तो क्या होगा? ये वाला पदार्थ जो है इस वाले पदार्थ को हीट दे देगा, ये वाला पदार्थ इस वाले को देगा, ये वाला ऐसे ऐसे चलते इस सब में ऊष्मा पहुँच जाएगी। ये पदार्थ अपने स्थान नहीं छोड़ते, बस पास वाले कण को
कण को क्या दे देते हैं, ऊष्मा दे देते हैं, जिससे ऊष्मा का संचरण होता रहता है। ठीक है, ठोस में होता है, स्थान नहीं छोड़ते। और ऊष्मा जो है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहेगी। अगर मैंने हीट यहाँ दी है, ठीक है, तो आपका ऊष्मा संचरण कैसे होगा, ऐसे इधर साइड होगा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं बातें। पहला, ठोस में होता है, कण स्थान नहीं छोड़ते हैं, और ताप ऊष्मा जो होगी निम्न ताप से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहेगा। ठीक है। नंबर 2 आपके पास आता है संवहन। संवहन को बोलते हैं आप कन्वेक्शन, कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में आपको संवहन के साथ साथ या संवहन के अलग भी ये आ सकता है, कन्वेक्शन भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है ये कहाँ होता है। पहली बात तो ये गैस में होता है और द्रव में होता है, गैस में और द्रव में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें पदार्थ के कण जो हैं अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, और नए पदार्थ आते हैं और ऊष्मा ले लेते हैं। जैसे कि मैं मानूँ यहाँ पे ये देखें, ये आपकी 2-3 लेयर हैं, एक पदार्थ भरा है, इसमें 3 लेयर हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। जैसे मैंने हीट दी है, ठीक है, तो ये ए जो है आपका सबसे ऊपर चला जाएगा यहाँ। ठीक है, ए चल जाएगा यहाँ, यहाँ क्या आ जाएगा बी, और यहाँ क्या आ जाएगा सी। फिर अगर हीट देंगे तो ये फिर ऊपर चल जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, नीचे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगर और फिर हम और हीट देंगे तो बी ऊपर चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, सी आएगा, फिर कौन आएगा, ए। ऐसे चलते चलते ये रोटेट होते रहते हैं और ऊष्मा संचरण होती रहती है। ठीक है, गैस में होती है और द्रव में होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कैसे होती है, पदार्थ के कण जो हैं अपना स्थान बदल लेते हैं और उनके स्थान पर नए कण आते रहते हैं और ऊष्मा का संचरण होता रहता है। इसमें क्या होता है, निम्न उच्च तापमान वाले कण जो हैं वो निम्न ताप वाले कण को ट्रांसफर अपने स्थान से ट्रांसफर करते रहते हैं, जिससे ऊष्मा का संचरण होता रहता है। नंबर 3 पे आता है आपके पास विकिरण। क्या आता है, विकिरण। उसके बाद आता है विकिरण। विकिरण में क्या होता है, विकिरण में आपकी जो ऊर्जा है, ऊष्मा जो है, विकिरण में आपकी ऊष्मा जो होगी वो किरणों के माध्यम से संचरित ऊष्मा का संचरण होता है किरणों के माध्यम से। यहाँ पे किसके द्वारा होता है, किरणों के द्वारा, किरणों के द्वारा होता है। ठीक है, पहली बात। नंबर 2 आप याद रखेंगे, जैसे एग्जाम्पल कि आपके जो बल्ब है उससे आपको हीट मिल रही है, वो भी आपका एग्जाम्पल है विकिरण का। ठीक है, बल्ब की ऊष्मा और हमें जो सूर्य द्वारा मिलती है ऊष्मा, वो भी हमारा विकिरण के द्वारा होता है। आपको वायुमंडल जो है वो गर्म होता है, वो किसके द्वारा होता है, विकिरण के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आपके पास आगे आता है कैलोरीमीटर का सिद्धांत। कैलोरीमीटर का सिद्धांत ये क्या होता है, देखें, ये कहता है कि अगर 2 वस्तु हैं जिनका तापमान अलग अलग हैं, उनको अगर हम एक साथ लाते हैं, पास लाते हैं, जैसे ये 2 वस्तु हैं, ठीक है, एक का तापमान अधिक है, एक का तापमान कम है, इन दोनों को मैं पास लाता हूँ, तो क्या होगा, अधिक तापमान वाली जो वस्तु है वो अपनी ऊष्मा कम तापमान वाली वस्तु की तरफ ट्रांसफ़र करती रहेगी। या हम ये कह सकते हैं कि कम तापमान वाली वस्तु जो है अधिक तापमान वाली वस्तु से ऊष्मा लेती रहेगी। ठीक है, दोनों सेम बात है। और ये प्रोसेस कब तक होगा, जब तक कि इन दोनों का तापमान सेम नहीं हो जाता है, तब तक ये दोनों जो हैं ऊष्मा लेते और देते रहेंगे। ये होता है आपका कैलोरीमीटर का सिद्धांत। जब 2 अलग अलग
तापमान की वस्तुओं को पास लाते हैं तो वे वस्तुएं ताप संतुलन तक की अवस्था में आने तक, ताप संतुलन की अवस्था तक अपनी ऊष्मा एक दूसरे की ओर ट्रांसफ़र करती रहेंगी, यानी कि अधिक वाली कम वाली को देती रहेगी, या कहें कम वाली अधिक वाली से लेती रहेगी। यहाँ पे आपको दी गई ऊष्मा जो होती है बराबर होती है ली गई ऊष्मा के। दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, ये होता है दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला है, इसको हम कह सकते हैं कि दी गई ऊष्मा बराबर ग्रहण की गई ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला आता है हमारे पास, कोई दो वस्तु हैं, M1 है एक वस्तु, ठीक है, उसकी ऊष्मा S1 है, उसका तापमान T1 है, प्लस दूसरी वस्तु है जिसका मात्रा M2 है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा S2 है, तापमान T2 है। ये दोनों बराबर होंगे किसके? पहली वस्तु की मात्रा, पहली वस्तु का ऊष्मा प्लस दूसरी वस्तु की मात्रा, दूसरी वस्तु की ऊष्मा इनटू तापांतर, क्या डेल्टा लिख सकते हैं आप, या वस्तु में जो मिक्सर है उन दोनों का तापमान। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास M1 M2 S1 S2 ये चीज़ क्या है वो आप देखें। ये पहली वस्तु की मात्रा, पहली वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा, पहली वस्तु का तापमान, दूसरी वस्तु की मात्रा, दूसरी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा, दूसरी वस्तु का तापमान, ये ही वो है। ये जो है आपका मिक्सर का तापमान है। किसका है? मिक्सर का तापमान। यानी कि ये कब है? अगर कोई पदार्थ दो अलग अलग पदार्थों से बना है कोई पदार्थ, तो उस पदार्थ की ऊष्मा जो बराबर होगी वो उनके जो मिक्सर हैं उनके ऊष्मा के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें कि दोनों वस्तुओं की कुल ऊष्मा बराबर होगी उनके मिश्रण की कुल ऊष्मा के बराबर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पदार्थ अलग अलग हैं। अब क्या किया हमने, यहाँ पे उन दोनों का मिश्रण लिया था, उस मिश्रण का जो तापमान है उसको गुणा करके दोनों की जो ऊष्मा होगी वो बराबर होगी। ये प्रूफ करना है आपको, ये सवाल भी आते हैं यहाँ से आपको, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल, अगली क्लास में हम ये करवाएंगे आपसे। ठीक है, आप टेंशन ना लें। इसमें एक कंडीशन और आती है, अगर आपको जल तुल्यांक दिया गया हो तो फिर क्या करेंगे। अगर आपको यहाँ से जल तुल्यांक दे रखा है, क्या दे रखा है? जल तुल्यांक। जल तुल्यांक यानी कि W। अगर आपको जल तुल्यांक दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास यदि कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक दिया है तो अब क्या होगा, वही सेम चीज़ आपको बस इसमें थोड़ा डिफरेंस करना है, चेंज होगा। वो है M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 प्लस W T1 प्लस W T1 बराबर होगा M1 S1 M2 S2 M2 S2 प्लस W और TM। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कब? जब यदि कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक W दिया गया हो तो आपके पास ये फॉर्मूला है। यहाँ से आपको कुछ भी निकाला जा सकता है, पहली वस्तु की मात्रा निकाला जा सकता है, पहली वस्तु का तापमान निकाला जा सकता है। ठीक है, मिक्सर का तापमान निकाला जा सकता है, कुछ भी आपसे इनमें कोई भी एक चीज़ आपसे निकलवा सकता है। ठीक है, यहाँ से भी वही चीज़ है,
यहाँ और यहाँ डिफरेंस किसका है, यहाँ पे आपको W नहीं दिया है और यहाँ पे आपको W दिया गया है, ठीक है। तो ये तो चीज़ आपके पास, अब आपका चैप्टर ख़त्म की ओर है। बस देखते रहें, मुझे समझ आ रहा है कि आपको भी समझ आ रहा होगा। सारी चीज़ें बेसिक हैं आज क्लास में, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। वैसे आपको ये 2-3 फॉर्मूले हैं वो याद करने हैं। एक विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला है और आपके एक ये है कैलोरीमीटर में जल तुल्यांक दे रखा है तब, और एक क्या है जब आपको कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक नहीं दिया है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हमारे पास जो आता है बेसिक चीज़ है, वो बेसिक चीज़ ये है कि हमारे पास जो पारा है उस पारे को ही हम यूज़ क्यों करते हैं थर्मामीटर में, ठीक है। भाई प्रश्न हमारे दिमाग में ये आया कि थर्मामीटर में जो आप द्रव लेते हैं उसमें हम पारा ही क्यों लेते हैं, उसकी जगह हम कोई और द्रव क्यों नहीं ले सकते। तो ये चीज़ है आपके पास, वो देखें क्यों ले देते हैं, उसका रीज़न क्या है। पहला रीज़न क्या है, पहला रीज़न है कि आसानी से मिल जाता है, आसानी से उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है, पहली बात। उसके बाद ये क्या होता है, ये जो होता है शुद्ध रूप में होता है। किस में होता है, शुद्ध रूप में, आसानी से उपलब्ध होता है तथा शुद्ध होता है, तथा शुद्ध रूप में, यानी कि शुद्ध रूप में पारा जो है आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नंबर 2, ये कांच से चिपकता नहीं है, कांच से चिपकता नहीं है। नंबर 3, इसका रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार गुणांक एक समान होता है। इसका मतलब क्या है कि ये आपके इसमें अगर पारा भरा है तो आपका पारा जो है, ठीक है, आपके ऐसे ही प्रसार होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपका जो पारा है, ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन आपका पारा ऐसे चल गया या इधर ज़्यादा चढ़ गया है या फिर ऐसे चढ़ गया, ऐसा नहीं होगा, या ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता। पारा आपका जो प्रसार होता है वो सेम होता है, समान होता है, सभी दिशाओं में क्या होता है, समान होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ चढ़ गया अधिक, यहाँ पर कम चढ़ा, ऐसे होगा, ऐसा नहीं होता। पारा जो है आपका रेखीय प्रसार गुणांक इसका एक समान होता है, ठीक है। आगे इसका जमाव बिंदु जो होता है, क्या जमाव बिंदु, इसका जमाव बिंदु कितना होता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड जमाव बिंदु होता है। और इसका उबाल बिंदु होता है, या बोले क्वथनांक जो होता है, ये होता है आपका 357 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी कि नॉर्मली हम ये टेम्परेचर नापने के लिए बहुत है, ये बहुत अधिक टेम्परेचर है, ठीक है। इसलिए भी हम इसको यूज करते हैं क्योंकि बहुत कम तापमान होगा तब जाके ये जमेगा, और बहुत अधिक तापमान हो जाएगा, 357 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत तापमान है, तब तक तो ये काम करता रहेगा। अगर ये नहीं है इन दोनों में से कोई भी, ठीक है, तो ये आपका फेल हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास और भी ऑप्शन है, गैस है, गैस थर्मामीटर है, फिर पायरोमीटर है, तो ये चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद अब आता है इसके प्रभाव क्या है, ऊष्मा के प्रभाव क्या क्या हैं। तो ऊष्मा के प्रभाव आपको पता है, ऊष्मा से हमारे पास क्या क्या होता है, ठीक है। ऊष्मा से हमें क्या होता है, ऊष्मा से हमारे पदार्थ की संरचना चेंज हो जाती है, संरचना में चेंज हो जाती है। क्या होती है, एक तो संरचना चेंज हो जाती है, एक अवस्था भी चेंज हो जाती है। भाई तापमान के द्वारा हमारी अवस्था चेंज हो जाती है, जैसे गैस है वो द्रव में बदल जाता है, द्रव किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, ठीक है। और हमारे उसके बाद आकार भी परिवर्तन हो जाता है, क्या है, आकार, ठीक है। तो ये चीज़ थी आज के
क्लास में हीट एंड टेम्परेचर में सारी जो चीज़ें थी इससे संबंधित सब आपको बता दी गई हैं। इसके अलावा एक चीज़ और जो है आपको याद रखना है, प्रश्न में आ जाता है कई बार, जल का यांत्रिक तुल्यांक जो होता है वो 4186 जूल होता है। ये आपको याद रखना है। जल का यांत्रिक तुल्यांक कितना होता है? 4186 जूल होता है। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर क्लास यहीं पे पूरी होती है, ख़त्म होती है। और हम मिलते हैं एक नई क्लास लेके। उस क्लास में हम इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आप तब तक इसको पढ़ें। जब भी आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी, मैं समझता हूँ आप इसको पढ़ के और अपने आप को सेट करके आएंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप पढ़ते रहें लगातार। जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं या कुछ भी कमी लग रही है तो वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं कि सर ये चीज़ ऐसे हो सकती है, उसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके कि ये चीज़ आप सुधारें, ठीक है, ये चीज़ें आप ऐसे कर सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। यानी कि जो आपके सुझाव हैं वो आप कमेंट में जाके दें। अगर ये वीडियो मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर करें क्लास को, कमेंट करें और शेयर करें, और यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा एजुकेटर्स को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आप लोगों का साथ मिलता रहेगा और मैं और अच्छा प्रयास करूँगा कि आप तक मैं और अच्छा मैटर पहुँचा सकूँ, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको पढ़ें। अब घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा एजुकेटर्स। थैंक यू गाइस।